नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नरम पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के रुख जो है। बड़ी जानकारी बता दें कि नरम पड़ गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान से डील को लेकर मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डील की जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से डील को लेकर मुझ पर कोई भी प्रेशर नहीं है और डील की जल्दबाजी भी नहीं है। ईरान के साथ जारी इस्लामाबाद शांति वार्ता की कोशिश के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर जो है अचानक से ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही डील जो है साइन होने का दावा करने वाले ट्रंप ने अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्हें समझौते की कोई भी जल्दबाजी नहीं है और वो किसी भी दबाव में आकर घटिया डील साइन नहीं करेंगे। ट्रंप के बदले बयान और तीव्रों की वजह से अमेरिका की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। ट्रंप ने अपने नए बयान में दुनिया को इतिहास का पाठ पढ़ा है। उन्होंने प्रथम और सेकेंड वर्ल्ड वार में लेकर वियतनाम तक के दिनों की गिनती गिनाई है। उन्होंने लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल से ज्यादा चला, वियतनाम युद्ध 19 साल खींचा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने 6 हफ्तों में ईरान के हराने का भी वादा किया था। ट्रंप ने दावा किया है कि सैन्य दृष्टिकोण से ईरान को हराना बहुत तेज रहा, लेकिन वो अमेरिका को इस ऐसी डील को और नहीं धकेलने वाला है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो कहीं ना कहीं तेवर जो है वो नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अमित जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब ट्रंप के जो तेवर थे वो थोड़े से नरम पड़ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे अमित जी? देखिए, ऐसा है, सभी को नमस्कार। ट्रम्प साहब के तेवर का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कभी नरम और कभी गरम क्या बोला उनको पता नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मुर्तजा खमैनी साहब ने अपनी टीम भेजी है उसमें IRGC के बहुत कम मेंबर जा रहे हैं। और दूसरी बात, ट्रम्प की तरफ से उनके दामाद जो हैं, जिनके जेरेड कुशनगर साहब, वो जिनकी शादी हुई इवांका ट्रम्प से, वो लीड करने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अजीब तरीके का इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि एक बात समझिए कि अमेरिका में कभी भी इस तरीके का नहीं हुआ है कि किसी के स्पेशल मतलब रिश्तेदार को इस तरीके की डील के लिए भेजा जा रहा है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुशनगर साहब जो है वो यहूदी हैं। बिल्कुल, इसीलिए खमैनी साहब ने अपने यहाँ के IRGC के तमाम लीडरों को नहीं भेजा है। तो मुझे इसमें कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। पिछली बार जब सेकेंड राउंड की बातचीत चल रही थी जिनेवा में, तो ठीक उसी टाइम अटैक हुआ था, तो अभी खमैनी साहब को मारा गया था। लेकिन अमित जी, जो अब ये राउंड होने वाला है, सेकेंड राउंड की बैठक जो होने वाली है, क्या लग रहा है कि डील जो है, जितनी शर्तें ईरान ने रखी है, वो ट्रंप मान जाएंगे? देखिए, ईरान की शर्तों को मानना ही मानना है ना। ईरान ने जो शर्त रखी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है, आज भी दोहरा देता हूँ, डील यही होगी कि ईरान की जितनी ऑयल कंपनियां हैं वो अमेरिका के हाथ हो जाएंगी। पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने सारे बेस खत्म करेगा और हार्मुज पे जो है वो ईरान का कब्जा एज इट इज बरकरार रहेगा, जो इन फ्यूचर इंडिया, ईरान और इजराइल के साथ UAE का जो IMEC कॉरिडोर है उसके साथ डील होगा। यही होना है लास्ट में जाके। लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान कब सरेंडर करता है, ईरान कौन सी बात करता है, या यूरेनियम जो इनरिच कर रहा है वो किसके हाथ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, दूसरे दौर की बातचीत में अभी तो हार्मुज खुला हुआ है और अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान को ब्लॉक कर रखा है। आपको ध्यान देना होगा कि ईरान को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा चुका है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ईरान नरम पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राजनीति में जब दूसरा नरम पड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला नरम होता है। अभी तक तो वो ईरान वाले सीधा बातचीत से इनकार कर रहे थे, अब आज देखिए वो अपने आदमियों को भेज रहे हैं। क्या ऐसे में अमित जी लग रहा है कि जो लेबनान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं वो भी शांत हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेबनान युद्ध जारी रखेगा, वो आराम से जारी रखेगा। वो ईरान अपने, देखिए ऐसा होता है कभी कभी राजनीति में कि जो प्रॉक्सीज जो होते हैं ना, उनको निपटाने के लिए जो मेन होता है उससे झुकना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में अब देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए आपके चैनल पे, 2 देशों ने अलग अलग नक्शा जारी किया था। एक भारत ने अखंड भारत का नक्शा लगाया था और इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा लगाया हुआ है। और ये दोनों नक्शे सिमिलर डेट में आए हैं, तो आपको 2030 तक ये नक्शा पूरा होता दिखेगा। ठीक है। और अगर ये बातचीत, अगर सेकंड राउंड की भी बातचीत अगर विफल रहती है तो अमित जी फिर तस्वीरें कैसे निकल कर सामने आएंगी?
तस्वीरें वही होंगी जैसे, अब देखिए हम तस्वीर, हमें तो इजराइल जाने की इजाजत है, वहां जो चाहे जा सकता है, वहां से रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन ईरान में तो इंटरनेट चल नहीं रहा है, वहां के क्या हालात हैं ये किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। बिल्कुल जी। तो इतनी सारी मिसाइलें अगर दागी गई हैं ईरान और ईरान पे इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो कुछ तो नुकसान हुआ होगा ना। आप एक बार ध्यान में रखिए कि अभी तक खमैनी साहब का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है, बिल्कुल डर के मारे नहीं किया गया है या कौन सी बात चल रही है। तो देखिए इंटरनल इम्पैक्ट होता है, और राजनीति में एक चीज ध्यान रखिए, खमैनी साहब ने इस्लाम के नाम पे 40 लाख लोगों को मारा था 1979 to 1983 तक। अब तब ईरान की आबादी मुश्किल से 4 या 5 करोड़ हुआ करती थी, तो 10% आबादी को जिसने वाइप आउट किया है, क्या उसके बीबी बच्चे उसके आज सत्ता में नहीं होंगे? बिल्कुल तो होंगे, तो लिया जाएगा। तो इसी डर से ऐसा चल रहा है, क्योंकि अगर आपने मेरा नुकसान किया है तो मैं भी तो आपका नुकसान करूंगा ना। बिल्कुल। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ईरान में चल रहा है उसके डर से ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए कल तो बोल रहे थे हम नहीं बात करेंगे, आज ट्रम्प के तेवर ढीले पड़ गए, जबकि हकीकत ये है कि ईरान के तेवर ढीले हुए हैं, क्योंकि अभी कल ही हमारी बातचीत में उन्होंने डिनाई किया था कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईरान भी उधर से नरम पड़ गया है। और ऐसे में एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस पूरे युद्ध में वो एक ऐसा जगह बन गया है जहां पर पूरे का युद्ध जो है वही एक सेंटर पॉइंट बन गया है। तो उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है अमित जी? नहीं, उसका कुछ नहीं होना। वो तो अभी जो है क्या होता है कभी कभी लड़ाई में कि दूसरे को परेशान किया जा सकता है, ठीक है। तो वो परेशानी का सबब ये है कि ईरान चाह रहा है कि मैं दुनिया को इतना परेशान करूं कि मेरे साथ कुछ भी हो तो लोग उसका बुरा नहीं माने। बिल्कुल ठीक है, अगर आप मुझे परेशान करेंगे और 10 लोग मिलके आपको परेशान करेंगे तो बाद में लोग यही कहेंगे कि एंकर महोदय ने परेशान किया था इसलिए हम 10 लोग परेशान हुए। तो कुल मिला के यही है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको सारा डाटा क्लियर होता नजर आएगा, क्योंकि जून में जो है अमेरिका को अपने कर्जे देने हैं, तो उसके पहले ये सब कुछ सेटल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 15 मई तक सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी। वहीं ईरान के साथ दूसरे वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी जो है नहीं हटेगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और आपकी धमकी से नहीं डरता ईरान, और इसके साथ ही हम जंग लड़ने को तैयार है। ईरान ने भी यहाँ पर पलटवार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई भी समझौता नहीं हो जाता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 1 हफ्ते पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस संघर्ष में अमेरिका बहुत आगे है, और इसके साथ में इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर जो है उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्रंप दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर ईरान को झुकना पड़े या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। पिछले 2 हफ्ते से ईरान जंग लड़ने के लिए नई तैयारी कर चुका है, और इस दोनों नेताओं का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बुधवार को खत्म होने वाला है। और इससे पहले ही बयानबाजियां जो लगातार देखने को मिल रही है, एक तरफ जहां पर ट्रंप है वो लगातार धमकी दे रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पीछे हटने को नहीं दिख रहा है। लगातार ईरान भी पलटवार कर रहा है। और वहीं आज दिल्ली जाएंगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि सम्राट चौधरी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। फिक्स हो सकता है मंत्रिमंडल का समीकरण। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज दिल्ली जाएंगे सीएम सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, और इस दौरान फिक्स हो सकता है मंत्रिमंडल का समीकरण। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, और शाम 4 बजे उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा है, और इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसकी राजनीतिक मायने भी काफी अहम माने जा रहे हैं। खबरों की माने तो इस दौरान बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, और इसके बाद से सीएम की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद से अब प्रशासन को पूरी तरह से सक्रिय रहने के लिए कैबिनेट विस्तार जरूरी है। फिलहाल बिहार में सिर्फ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जेडीयू की ओर से विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और विजय चौधरी ने शपथ ली है, जबकि बीजेपी कोटा से अभी तक किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में सरकार का पूरा ढांचा अधूरा
होगा माना जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस हिसाब से अभी 33 पद खाली हैं। यही वजह है कि दिल्ली में होने वाली ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। वहीं आधी आबादी के हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट है। सीएम योगी करेंगे अगुवाई और विपक्ष के खिलाफ लखनऊ में शुरू होगा महाअभियान। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आधी आबादी के हक की लड़ाई के लिए लगातार प्रदर्शन होगा और सीएम योगी इसकी अगुवाई करेंगे और विपक्ष के खिलाफ लखनऊ में शुरू होगा महाअभियान। यूपी की आधी आबादी को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने और महिला आरक्षण की राह में रोड़ा अटकाने वाले विपक्ष को बेनकाब करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल लिए हैं और आज राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले एक बड़े प्रदर्शन की अगुवाई मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें उनका पूरा मंत्रिमंडल भी शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उन राजनीतिक दलों को जनता की अदालत में खड़ा करना है जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर टाल मटोल या फिर विरोध का रवैया अपनाया। महिला आरक्षण को आधी आबादी का अधिकार के रूप में घर घर तक पहुंचाया गया। रैलियों और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि कौन सा दल महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ है और ये अभियान केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा। इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। साथ ही कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। ट्रांसफर के तहत कई अधिकारियों को नए जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को महत्वपूर्ण विभागों में तैनाती भी दी गई है। ऐसे में विनाश कुमार अब गाजीपुर की जगह अलीगढ़ के डीएम होंगे। अरविंद सिंह की एटा जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित को बांदा, अंकुर लठार को फर्रुखाबाद, कविता मीना को हापुड़, ईशा प्रिया को अंबेडकर नगर और साथ ही चर्चित गौड़ को सोनभद्र का डीएम बनाया गया है। अयोध्या में मौजूदा डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को अब विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे अब अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने तमिलनाडु की जनता से 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएमके के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है और एक वीडियो संदेश में कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी की ओर से मैं तमिलनाडु के मतदाताओं से स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएमके के पक्ष में अपना बहुमूल्य मतदान करने का अनुरोध करता हूं। ओवैसी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जनता के समर्थन में स्टालिन सत्ता में वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वो 23 अप्रैल को अपना बहुमूल्य मतदान करें और डीएमके के सभी उम्मीदवारों को विजय बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए से आप तमाम तमिलनाडु के मौजूद वोटर से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 23 तारीख के दिन इलेक्शन की हक़ रायदही का दिन है और आप ये भी बात को भी जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु यूनिट के सदर जनाब वकील अहमद साहब ने डीएमके लेड अलायंस जिसके लीडर जनाब स्टालिन साहब हैं उनकी तायद का ऐलान किया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 23 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल डीएमके के अलायंस के तमाम सियासी पार्टी और उनके उम्मीदवारों के हक़ में करिए और ख़ास तौर से वानियमबाड़ी के उम्मीदवार आपकी दुआ और आपके वोटों की ज़रूरत है। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वहीं महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल बारामती विधानसभा सीट पर आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, जिसके साथ ही सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं और इस उपचुनाव में सुमित्रा पवार अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए मैदान में हैं। उन्होंने महायुति गठबंधन का पूरा समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रैली करके माहौल को और गर्म कर दिया और ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ मानी जाती है। जानकारी के मुताबिक ये उपचुनाव पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद हो रहा है, जिससे इस सीट के राजनीतिक महत्व और बढ़ गए हैं और अब सबकी नजर जो है 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर टिकी हुई है, जो तय करेगी कि बारामती की सियासत जो है अब किस दिशा में जाएगी।
वहीं गोवा की पवित्र धरती पर भगवान परशुराम के अवतरण दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन की भव्य शुरुआत हुई है। पंडित सुनील और साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के विशेष प्रयासों से पहली बार भगवान परशुराम की महाआरती और 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन से पूर्व कलश यात्रा विधिवत रूप से संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक आस्था का परिचय दिया। यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि पृथ्वी पर पहली बार भगवान परशुराम की महाआरती का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। और इसके साथ ही पूजनीय भगवान परशुराम की इस दिव्य आरती ने पूरे प्रदेश को भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस पहल को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आने वाले समय में एक नई परंपरा के रूप ले सकती है। महाआरती की कथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में आज सुबह धरती कांपने से हड़कंप मच गया है। सुबह सुबह आए इस जोरदार भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। झटके इतने तेज थे कि नींद में सो रहे लोग अचानक से ही जाग गए और अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर सड़कों की ओर भागने लगे। इसके साथ ही भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जा रही है। भूकंप जो है नेशनल फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मणिपुर में सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता जो है 5.2 मापी गई है। तीव्रता अधिक होने के कारण झटके काफी जोरदार महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही सिस्मोलॉजी के अनुसार मणिपुर में मंगलवार सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता जो है 5.2 मापी गई है। तीव्रता अधिक होने के कारण झटके काफी जोरदार महसूस किए गए हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी होने वाली है और ऐसे में लगातार गर्मी का सितम भी कई राज्यों में देखा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में दिन में लू कहर जारी है। कई राज्यों के जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र की अगर बात करें और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को 43 डिग्री दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी के कारण दोनों जिलों में दोपहर 12:30 बजे 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से बंद रखा गया ताकि लोग चौराहों पर धूप में खड़े रहने से बच सकें। और इसके अलावा इन राज्यों की सरकार ने दोपहर 12 से 4 बजे तक सभी आउटडोर काम रोकने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर जो हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के काम के 6 घंटे बदलकर सुबह 6 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साथ ही कई क्षेत्रों में रात भर लू चलने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि बता दें कि पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर जो है वो लगातार जारी है। दुनिया की जानी मानी टेक कंपनी एप्पल में नेतृत्व स्तर पर अहम बदलाव किए हैं। कंपनी ने ऐलान करते हुए जॉन टर्न्स को नया सीईओ नियुक्त किया है और 50 वर्षीय टर्न्स अब कंपनी की जिम्मेदारी संभालेंगे। जॉन टर्न्स एप्पल में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने करीब 2011 से कंपनी ज्वाइन की थी। पिछले करीब 25 सालों में उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन और हार्डवेयर इंजीनियर से जुड़े कई बड़े रोल निभाए हैं और कंपनी के अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे हैं। एप्पल से पहले उनका अनुभव जो है वर्चुअल रिसर्च सिस्टम में भी रहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को मैकेनिकल इंजीनियर में भी डिग्री की है। कैरियर ग्रोथ की अगर बात करें तो 2013 में वो हार्डवेयर इंजीनियर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और 2021 में उन्हें कंपनी के एग्जीक्यूटिव टीम में भी शामिल किया गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।